गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर, जिसमें से भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण का महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि सिंध पर अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है, तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। पहला है कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा है कि अरबों की सिंध विजय का विस्तृत विवरण चचनामा में मिलता है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक अल हज्जाम का भतीजा एवं दामाद था। उसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। अरबों के सिंध पर आक्रमण की विस्तृत जानकारी देने वाला एकमात्र ग्रंथ है चचनामा। चचनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। याद रखें, उर्दू कहा जाएगा, फारसी कहा जाएगा, हिंदी कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि चचनामा जो लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें 780 से 718 ईस्वी तक सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है। चचनामा की रचना अली कुफी ने किया था, है ना, जबकि इग्नू के कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि अली अहमद, है ना, इसका लेखक मानते हैं। तो ये याद रखना है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इस कारण से अली कुफी को ध्यान में रखना है और साथ ही साथ अली अहमद को भी ध्यान में रखना है। जैसा कि ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन को देखते हुए टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, अरबों के भारत पर आक्रमण का निम्न में से कौन सा एक परिणाम नहीं था। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से ऑप्शन डी को सही माना गया है। भारतीयों ने अरब से प्रशासन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा एवं वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त किया, है ना। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, भारत में इस्लाम का प्रारंभ हुआ था, ये सही है, अपने आप में मूल रूप में सही है। अरब की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा, ये भी मूल रूप से अपने आप में सही है। साथ ही अरब आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, ये भी मूल रूप से अपने आप में सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा एवं वास्तुकला का ज्ञान अरबों ने भारतीयों से प्राप्त किया था, है ना। यहाँ पे उल्टा बताया गया है। उन लोगों ने भारतीय ग्रंथ चरक संहिता एवं पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कराया। एक और यहाँ पे फैक्ट है। साथ ही बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस्लाम धर्म ने हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। याद रखना है, असहिष्णु था या सहिष्णु था, तो याद रखना है कि इस्लाम धर्म ने सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा है, अरब व्यापारियों ने पश्चिमी समुद्र एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया। अगला प्रश्न है कि भारत पर तुर्क आक्रमण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, अरबों से पहले तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है, तुर्क आक्रमण का उद्देश्य भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तीसरा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मोहम्मद गजनवी था। चौथा है कि गजनवी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुबुक्तुद्दीन गद्दी पर बैठा। तो इस प्रश्न में हमें कितने कथन सत्य हैं वो बताना है। तो इसमें से मात्र एक को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन चारों कथनों में से केवल एक कथन सत्य है, बाकी 3 कथन गलत है। कथन 2 को सही माना गया है। ये जो कथन 2 कहा गया है, ये कथन जो है वो सही है इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला फैक्ट है कि अरबों ने तुर्कों से पहले भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना है, सर्वप्रथम किसने किया था, तो अरबों ने किया था भारत पर आक्रमण। अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया। तुर्कों का आक्रमण लगभग 986 ईस्वी के आसपास हुआ था। याद रखना है, तुर्क का आक्रमण कब हुआ था, 986 के आसपास। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तुद्दीन था, इसे भी याद रखना है। सुबुक्तुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गजनी गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह तुर्क शासक था। उसने बगदाद के खलीफा से यामीनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त करते समय प्रतिज्ञा किया था कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। यह कथन निम्न में से किस शासक के बारे में कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनी के बारे में। उपर्युक्त कथन मोहम्मद गजनी के बारे में कहा गया है। उसने इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इलियट के अनुसार ये सारे आक्रमण 1001 से 1026 ईस्वी तक किए गए थे। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया। साथ ही
अपना नाम बूत-शिकन रखा, तो नाम याद रखना है। उन्होंने आक्रमण के समय अपना नाम क्या रखा था, तो बूत-शिकन। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने विभिन्न राज्यों पर आक्रमण के समय भारत के विभिन्न राज्यों एवं शासकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो यहाँ पर है सिंध, है ना, राजा ताहिर, ये जो है जोड़ा बेमेल है। बाकी बात, काबुल एवं पंजाब के उस समय के शासक थे जयपाल, मुल्तान के शासक उस समय थे फतेह दाऊद, बंगाल के शासक थे महिपाल प्रथम। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तो महमूद गजनी के भारत के सिंध पर आक्रमण के समय सिंध पर अरबों का शासन था, ना कि राजा ताहिर का। इस तरह गुजरात पर आक्रमण करते समय गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन था। मालवा पर गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक परमार वंश सिंधुराज था, याद रखना है। अगला है कि गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण के समय वहाँ की शासिका दिद्दा थी, जो लोहार वंश से संबंधित थी, है ना, तो याद रखना है। कश्मीर का जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ की शासिका थी दिद्दा, ये महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे हमें असत्य कथन को बताना है, जिसमें से डी को असत्य माना गया है। यहाँ पे कहा गया है महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में ग्वालियर तथा कालिंजर के जाटों के विरुद्ध हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है ये सभी है, इसकी चर्चा करते हैं। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया था, इसे याद रखना है। महमूद गजनी ने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर से वो बहुत सारे धन संपत्ति और सोना लूट के ले गया था, तो याद रखना ये कब हुआ था, तो ये आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, जो कि 16वां आक्रमण था। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि ऑप्शन डी गलत क्यों है। तो महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, ये तो सही है, लेकिन सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था, है ना। यहाँ पे दिया गया था ग्वालियर और कलिंजर के जाटों के विरुद्ध, ये गलत है, सिंध और मुल्तान होना चाहिए था। यहाँ पे कहता है कि इसमें जाट पराजित हुए। अगला फैक्ट है कि गजनी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्त करना था। वह मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, तो याद रखना है इसकी सेना में जो सेवा देने वाले सेवागार थे वह हिंदू भी थे, है ना, जिसका नाम है सेवंद राय एवं तिलक। महमूद गजनी के आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी भारत आया था। इसने किताबुल हिंद की रचना की। इसके अतिरिक्त इतिहासकार उतवी तथा तारीख सुबुक्तगिन के लेखक बैहाकी भी उसके साथ भारत आया था। तो यहाँ पे अन्य इतिहासकारों का भी नाम आता है, एक है कि उतवी और दूसरा है बैहाकी, है ना। अगला फैक्ट है कि गजनी के दरबारी कवियों में फिरदौसी, जारी, तुशी एवं फारूकी आदि कवि थे। तो इन कवियों का नाम भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को माना गया है कि ये सुमेलित नहीं है। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक महमूद गजनी बताया गया है, जो कि गलत है। बाकी बात, मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गोरी की पेशावर पर विजय 1179 ईस्वी, ये सभी सही है, ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत क्यों है, जिसकी चर्चा करते हैं। तो भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, ना कि मोहम्मद गजनी को। इसने 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता, यानी मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को कब जीता, तो 1185 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद को पराजित किया। अगला प्रश्न है कि जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित करने के बाद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों को किसे सौंपकर वापस गजनी चला गया, तो उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों तथा नवस्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण मिनहाज की रचना तवाक़त-ए नासरी में मिलता है। इसे याद रखना है कि मोहम्मद गोरी की भारतीय विजयों तथा नवस्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष विवरण कहाँ से मिलता है, तो मिनहाज ने रचना किया था। उस किताब का नाम है तवाक़त-ए नासरी।
अगला प्रश्न है कि ऐबक ने अपने महत्वपूर्ण विजयों के अंतर्गत 1194 ईस्वी में अजमेर को जीतकर यहाँ पर स्थापित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर उनके मलबे पर क्रमशः कुब्बत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये अगला फैक्ट है इसी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने देवी कृपा माना है? तो इसका उत्तर होगा हसन निजामी, है ना। इसे देवी कृपा मानने वाले कौन थे? तो हसन निजामी। इतिहासकार हसन निजामी तथा मिनहाज उस सिराज ने राजपूत राज्यों पर तुर्कों की विजय को देवी कृपा माना है। अगला फैक्ट है कि फखे मुदब्बिर ने राजपूत राज्यों के पराजय एवं तुर्कों की विजय हेतु 2 मुख्य कारणों को उत्तरदायी माना। प्रथम, तुर्की सेना में अश्वरोही सेना की उपस्थिति एवं दूसरा, भारतीय राजाओं की दुर्बल सेना। अगला फैक्ट है, यादुनाथ सरकार ने तुर्कों की राजपूत पर विजय होने हेतु 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला है कि कानूनी हैसियत तथा धार्मिक अधिकार के मामलों में पूर्ण रूप से सामाजिक समानता। दूसरा है अपने भाग्य को पूर्ण रूप से अल्लाह के भरोसे छोड़ने की नियतिवाद विश्वास के कारण मुस्लिम सैनिक युद्ध में सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त होकर लड़ते थे। और तीसरा है कि सैनिक का नशा मुक्त होना, क्योंकि शराब पीना कुरान के मुताबिक पाप था तथा राज्य द्वारा दंडनीय था। इसके विपरीत हिंदू सैनिकों में इसका अभाव था, यानी कि हिंदू सैनिक मांस मदिरा का सेवन करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपियों के आगमन से पूर्व किस देश का पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार था? तो उसका उत्तर होगा इटली। पुनर्जागरण का स्थल इटली के व्यापारी 11वीं से 12वीं शताब्दी की से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिसमें वे बेहद संपन्न थे। इसी प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों के सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। चलिए अगला चैप्टर यहाँ पे शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत से। ममलूक अथवा गुलाम वंश का शासनकाल माना गया है 1206 से 1290 ईस्वी। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों का इनमें से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे टी को माना गया है सही। प्रथम है गुलाम वंश, इसके बाद है खिलजी वंश, इसके बाद है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और अंत में है लोदी वंश। ईस्वी सन के रूप में अगर इसे चिन्हित करें तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच था। इसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसका कि शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच था। अगला है तुगलक वंश, जिसका कि शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच। और अंत में है प्रश्न में लोदी वंश, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। इसे एक बार आप पॉज करके अवश्य देख लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। यहाँ पर सभी को सत्य माना गया है। पहला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तथा गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने एक व्यापारी से खरीदा था। गौरी ऐबक के गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर ए आखूर की नियुक्त किया था, है ना। तो इसे ये पद दिया गया था, इसे भी याद रखना है। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। नाम याद रखना है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ये कैसा शब्द है? तो तुर्की शब्द है। ऐबक के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऐसे तो बताया ही जा चुका है। ऐबक तुर्क जनजाति का था। गौरी ने ऐबक को अपना उत्तराधिकारी 1206 ईस्वी में बनाया था। गुलाम वंश, जिसके ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाला शासक था वो पहला मुस्लिम राजवंश था, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं? यहाँ पे हमें गलत कथन के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक को इनसे युद्ध करना पड़ा, है ना। ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी बात, ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया, ये मूल रूप से सही है। गद्दी पर बैठने के समय ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, ये भी मूल रूप से सही है। ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए बदायूं को पुनः जीतकर इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया, ये भी मूल रूप में सही है।
एक्सप्लेनेशन को देखें तो गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक को गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहियों को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंध को आधार बनाया। उसने गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज की पुत्री के साथ अपना विवाह नासरुद्दीन कुवाचा, जो कि मुल्तान एवं सिंध के शासक थे, से अपनी बहन का विवाह तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे है कि ऐबक को उनकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाकबख्श कहा गया है। इतिहासकार बर्नी ने उनकी दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। फरिश्ता के अनुसार उस समय दिल्ली दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। तो उसका उत्तर होगा केवल 2, है ना। ये जो है केवल 2 सत्य नहीं है। इतिहासकार बर्नी ने उनकी दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात ये 1 और 3 सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो उपरोक्त में कथन 2 सत्य नहीं है। इतिहासकार मिनहाज ने उनकी दानशीलता के कारण उसे हातिम की द्वितीय की संज्ञा दी थी, ना कि बर्नी ने, है ना। हातिम द्वितीय की संज्ञा किसने दी थी, याद रखना है, मिनहाज ने। ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फ़ख-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी को ताज उल मासिर की रचना की, याद रखना है, हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। अगला है कि ऐबक ने दिल्ली में कुबल उल इस्लाम विष्णु मंदिर के स्थान पर तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया, है ना, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऐबक ने द्वितीय स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो उत्तर होगा डी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसे कि वर्तमान में पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़ों से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ऐबक की उपलब्धियों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर डी को माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो भारतवर्ष में ऐबक की उपलब्धियों एक विजेता की थी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार न्यायप्रियता एवं सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषताएं थी। जनता को शांति एवं समृद्धि देना उनके अपना कर्तव्य समझा। युद्ध की स्थिति समाप्त होने के बाद उसने जनता के हितों की रक्षा की और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान दिया। ऐबक एक उदार शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाकबख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, राजसिंहासन पर बैठने के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। दूसरा है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहालगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय में अवध में तुर्क विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर 1 और 2 को सत्य माना गया है, पहला और दूसरा, है ना। इल्तुतमिश के समय अवध में तुर्क विद्रोह हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु विद्रोह हुआ था, है ना, याद रखना है। अवध में कैसा विद्रोह हुआ था, तो पृथु विद्रोह हुआ था। ऑप्शन में दिया गया था कि इल्तुतमिश के समय अवध में तुर्क विद्रोह हुआ था, जो कि गलत है। अगला है कि 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया था। एल्दोज को कब पराजित किया था, तो तराइन के तृतीय युद्ध में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र कर लिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक अली मर्दान के पुत्र हिशामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान किया था। अंततः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो याद रखना है, दिल्ली सल्तनत में बंगाल कब मिला था, तो 1230 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को, 1227 ईस्वी में मंदौर को तथा 1231 ईस्वी में ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, लेकिन वह नगदा, गुहिलोतों और गुजरात के चंदेलों को नहीं जीत सका। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। तो इसका उत्तर होगा 1229 ईस्वी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान में खिलियत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश
वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। खिलियत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों पर विचार करें। यहाँ पर है 3 मुख्य ऑप्शन, जिसमें कि हमें पता करना है कि कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि अपने आप में ये सभी सत्य हैं। पहला है कि इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया। यानी ये सभी ऑप्शन जो हैं मूल रूप से सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, बल्कि सभी कथन सत्य है। इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलाया था। इन सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा आरंभ किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। भारत में पहला मकबरा बनवाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है, इसे भी याद रखना है। मकबरा का प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है, ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उत्तर होगा दिल्ली। प्रश्न है कि इल्तुतमिश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, तो सभी को सत्य माना गया है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश को महान, दयालु तथा विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया है। ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो अवफी ने इल्तुतमिश के ही शासनकाल में जीवामी उल हिकायत की रचना की थी, है ना। इसे भी याद रखना, एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम अवफी है। निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे विद्वानों का उनका संरक्षण प्राप्त था। यानी कि इनके संरक्षण में, इनके राज दरबार में ये सभी विद्वान रहते थे। अगला है कि वह शेख कुतुबुद्दीन तबरीजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शवी आदि सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था। डॉक्टर ईसवी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश से निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है, राजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाने में किसने सहयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली की जनता तथा अमीर। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने में दिल्ली की जनता एवं अमीरों को सहयोग प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी रजिया के सिंहासन पर बैठने का विरोध किया था। तो इनका विरोध करने वाले का नाम भी याद रखना है, तो याद रखिए शॉर्ट में जुनैदी था। इसके अलावा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची आदि रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। अन्य विरोधियों का नाम है, इसे भी याद रखना है, सैफुद्दीन कुची थे और अलाउद्दीन जानी भी थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, इसे याद रखना है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हालांकि अब तो ये पुराना हो चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह लाहौर का गवर्नर कबीर खां ने किया था। दूसरा है, रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुआ एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में आती थी। तीसरा है कि रजिया ने तवरहिंद के उक्तादार अल्तुनिया से विवाह किया था। और चौथा है कि रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को केवल 4 को, इसमें से असत्य कथन था ऑप्शन डी, बाकी सभी कथन जो थे वो सत्य थे। एक्सप्लेनेशन को देखें तो रजिया सुल्तान ने अपने कुछ विश्वास पात्र सरदारों को उच्च पद पर नियुक्त किया था, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है कि इख्तियारुद्दीन एतगीन पद था अमीर हाजिब। दूसरा है मलिक जमालुद्दीन याकूत अमीर आखुर। मलिक इजुद्दीन कबीर खां पद मिला था इन्हें अक्तादार, जो कि लाहौर में इनको नियुक्त किया गया था। फिर है कि इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, ये थे अक्तादार तवरहिंद। तो इस प्रकार से जो है नोमेनक्लेचर है पद का, इसे भी याद रखना है ना। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के किस शासक ने नाइब ए मुमलिकात नामक नए पद का सृजन किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुइजुद्दीन बहराम शाह। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदार ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइब ए मुमलिकात का सृजन किया था।
याद रखना है, ये सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब मुमलिकात का पद बनाया गया था। किनके द्वारा? तो तुर्क सरदारों के द्वारा। इस पद पर नियुक्त प्रथम संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। बहराम शाह के समय इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को नियुक्त किया गया था, है ना। तो प्रथम पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, शॉर्ट में एतगिन थे। अगला है कि कालांतर में इख्तियारुद्दीन एतगिन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। अगला फैक्ट है कि सुल्तान ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर उसकी हत्या कर दी। प्रश्न है कि गुलाम वंश के विभिन्न शासकों के शासनकाल का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी को सही माना गया है। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश, फिर है बहराम शाह, फिर है अलाउद्दीन मसूद शाह, है ना। ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो शासक के शासनकाल के साथ संबंध, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी, फिर है बहराम शाह, इसका शासनकाल है 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी, और अंत में है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्त काजी के पद पर इनमें से कौन था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी मिन्हाजुद्दीन सिराज। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर मिन्हाजुद्दीन सिराज था। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबाकत नासिरी नामक ग्रंथ लिखा। याद रखना है, तबाकत नासिरी किसने लिखा था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। याद रखना है, उलुग खां की उपाधि किसे मिला था? तो बलबन को मिला था। देने वाला नाम का नाम क्या है? तो नसरुद्दीन होगा। फिर है कि नसरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। बलबन ने 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता किया और पंजाब में शांति स्थापित की। अगला फैक्ट है कि 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न है कि बलबन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे असत्य कथन ऑप्शन सी को माना गया है कि बलबन के शासनकाल में बंगाल एवं मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, बलबन ने 1266 ईस्वी में गद्दी संभाला, ये ऑप्शन सही है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्क सरदारों के दल को समाप्त किया, ये भी सही है। बलबन के समय बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत क्यों है? तो बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ। बंगाल में विद्रोह शासक तुगरिल खां की बलबन ने हत्या कर दी। उसके बाद उसका पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसे याद रखना है, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो उत्तर होगा बलबन ने। अगला प्रश्न है कि बलबन के शासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि पहला, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए किलों की एक श्रृंखला बनाई। दूसरा है कि सीमा पर बने प्रत्येक किले में बड़ी संख्या में सेना रखी गई थी। तीसरा है कि उसने एक नए सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज का पुनर्गठन किया था। तो यहाँ पे बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो 1, 2 और 3 तीनों को सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने हेतु एक योजना तैयार किया। इस योजना के तहत उसने सीमा पर किलों की श्रृंखला स्थापित की और प्रत्येक किले में बड़ी संख्या में सेना रखी। अगला प्रश्न है कि बलबन की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पहला कथन है कि बलबन ने दीवान-ए-अर्ज के पद पर इमादुल-मुल्क को नियुक्त किया। उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त करने की योजना चलाई। बलबन अपने सैनिकों को वेतन के बदले भूमि आवंटित करता था। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन सी को सत्य माना गया है। पहला और दूसरा इसमें सत्य है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बलबन अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज को पुनर्गठित किया। दीवान-ए-अर्ज को वजीर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। याद रखना, वजीर के नियंत्रण में था या उससे मुक्त कर दिया, तो मुक्त कर दिया गया ताकि सेना को धन की कमी ना हो। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की एवं गुप्तचरों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। तो इस प्रकार से बलबन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है, बलबन द्वारा आरंभ किए गए सिजदा एवं पाबोस प्रथा निम्न में से किस परंपरा पर आधारित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी परंपरा। बलबन द्वारा तुर्क प्रभाव को कम करने हेतु
अनिवार्य किए गए सिजदा एवं पाबोस प्रथा फारसी परंपरा पर आधारित था, है ना। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। बलबन ने राज्य के अंतर्गत होने वाले षड्यंत्रों एवं विद्रोहों के विषय में पूर्ण जानकारी के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि बलबन द्वारा जारी की गई नीतियों एवं सिद्धांतों पर विचार करें। पहला है कि उसने अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था। दूसरा है, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। तीसरा है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। और चौथा है, राजत्व के देवी संस्था बताते हुए बलबन ने कहा कि ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है ना। कौन होता है? तो राजा होता है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो उपर्युक्त शिव को सत्य माना गया है, 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन तो देखें तो अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था, है ना। ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो इसमें है कि विद्रोहियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था, जबकि ये कथन गलत है। होना क्या चाहिए था? उसे दास बना लिया जाता था। अगला फैक्ट है कि अपने राजत्व सिद्धांत में बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः उनका स्थान पैगंबर के बाद है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत होता है। अगला प्रश्न है, बलबन के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन पर का चयन करें। तो यहाँ पे असत्य कथन ऑप्शन डी को माना गया है कि बलबन का दरबार अरबी परंपरा के अनुसार सजाया जाता था या सजाया गया था। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए सही है। मूल रूप में बलबन के अनुसार सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक था। ये मूल रूप में सही है। बलबन ने उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। ये भी मूल रूप में सही है। बलबन के अनुसार राजत्व के लिए भव्य दरबार एवं मान मर्यादा का होना आवश्यक है। ये भी मूल रूप से सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऑप्शन डी गलत क्यों है? तो बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया गया था, है ना। किसी परंपरा? तो ईरानी परंपरा होगा, ना कि अरबी परंपरा। इसके अलावा उसने ईश्वर, शासक एवं जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का आधार बनाया। उसने राजा द्वारा निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने को महत्व दिया तथा साथ ही कुरान के नियमों का शासन का आधार बनाया। अगला फैक्ट को देखें तो विख्यात कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किए थे। बलबन अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद को मंगोल सेना द्वारा मारे जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और 80 वर्ष की उम्र में 1286 ईस्वी में मृत्यु हो गई, यानी कि बलबन की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को बलबन का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो उत्तर होगा मौलाना रिजवी। बाकी बाद अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था, अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्राप्त था और मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज को संरक्षण प्राप्त था। ये तीनों कवि को संरक्षण प्राप्त था, जबकि मौलाना रिजवी को संरक्षण प्राप्त नहीं था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बलबन के दरबार में चिकित्सक मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना हिसामुद्दीन भी रहते थे। बलबन के बारे में के निजामी का कथन है, बलबन एक उत्तम अभिनेता था तथा अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। बलबन ने कहा है कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। दूसरा कथन है, राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोश है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। बलबन वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसे याद रखना है कि बलबन वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। सुल्तान बनते समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। उसने अपना राज्याभिषेक किलखोरी में करवाया। वह दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू देवता या हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। उपयुक्त कथन निम्न में से किस शासक के संबंध में कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
उपरोक्त कथन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया है कि वह अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। 1290 ईस्वी में कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसे कि मुगिशुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, के विद्रोह को दबाया। इसी के बाद कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी शमसुद्दीन कुमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में शासन संभाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कि मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल फिरोज खिलजी के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया था। दूसरा है, मंगोलों को अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया था। तीसरा है, चंगेज खां की नाती उलुग ने अपने लगभग 10,000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। बाद में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग के साथ किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, है ना। कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन सी सत्य होगा। चंगेज खां की नाती उलगू ने अपने लगभग 10,000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में रहने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न के साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग मध्यकालीन भारत का MCQ को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।